जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण किस तरीके से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स चक्र चलता है उसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण किस तरीके से होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र क्या होता है? अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। यानी हमारे शरीर के भी समस्त अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सामूहिक रूप से हम किस में रखते हैं? श्वसन तंत्र में। आज हम उन्हीं सब के बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। देखिए, श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड होता है ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास। ये क्या होता है? ये बहुत ही आसान होता है। सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास श्वासोच्छ्वास जो होता है ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है इनहेलेशन, सेकेंड है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जब हम वायु को अपने अंदर लेते हैं, जब हम वायु को अपने अंदर लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निःश्वसन या इनहेलेशन। और जब हम वायु को बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? निःश्वसन या एक्सहेलेशन। देखिए, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो जो वायुमंडल में मौजूद गैसें हैं उसी प्रतिशत में हमारे अंदर जाती हैं। जैसे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ये 78% है, तो हमारे अंदर कितनी जाएगी? 78% जाएगी। ऑक्सीजन 21% है, ये 20.99 करके कुछ है, तो इसको 21% याद रखना। ऑक्सीजन कितनी लेते हैं? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है वो कितनी है? 0.03%। इसी प्रतिशत के अनुपात में हम सांस को अंदर लेते हैं। जब देखिए, जब सांस बाहर आती है तो हमारी जो गैसों का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है? देखिए, जितनी हम सांस अंदर लेते हैं उतनी हम बाहर छोड़ते हैं। गैसों का जो प्रतिशत होता है ये बदल जाता है। हालांकि जो नाइट्रोजन है ये हमने 78% ली थी और 78% ही बाहर छोड़ देते हैं। इसका कुछ नहीं होता हमारे शरीर के अंदर। बाकी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21% हमने ली थी और उसमें से कितनी? 4% ऑक्सीजन को हमने अंदर रख लिया और उसको ब्लड के रास्ते कोशिका तक पहुंचाएंगे और उससे ऊर्जा का निर्माण होगा एक बार में। और कार्बन डाइऑक्साइड ये हम 4.6% छोड़ते हैं एक बार में। कितनी छोड़ते हैं? 4.6%। ये कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई हमारे शरीर में? ये तो गई तो इतनी थी, ये 4.6 कहाँ से आ गई? तो इसको आप यहाँ से देख सकते हो, इसको हम आगे डिटेल में बताने वाले हैं। अभी के लिए आप देख लो। जो ग्लूकोज होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस 6 अणु ऑक्सीजन के मिलते हैं। देखिए, ऊर्जा का निर्माण किस तरीके से होता है ये बता रहे। ये जो 6 अणु हैं ये ऑक्सीजन के होते हैं, इसके फलस्वरूप क्या बनता है? 6CO2। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं प्लस 6H2O। जलवाष्प बनती है प्लस ऊर्जा निकलती है। इस तरीके से हमारे अंदर जो ऊर्जा का निर्माण लगातार हो रहा है, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार रिलीज हो रही है, इसी के फलस्वरूप ये प्रत्येक बार में हम कितनी? 4.6% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसको आप 4% से याद रखना। ऐसे याद रख लेना कि 4 हमने रख ली और 4 को ही छोड़ दिया। बाकी इसके पीछे क्या कहानी थी उसको मैंने आपको बता दिया। देखिए, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किस वर्ग में किस तरीके का श्वसन होता है उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम देखते हैं। जैसे कि मनुष्य का जो प्रमुख श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है, हमारे लंग्स होते हैं। बाकी ये नाक वगैरह से तो हम श्वास लेते हैं। अगर यहाँ से नहीं नाक बंद कर लें तो हम अपने मुंह से सांस ले लेते हैं। तो ये प्रमुख अंग नहीं होता है। सांस का जो प्रमुख अंग होता है वो होते हैं हमारे फेफड़े या लंग्स। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें विसरण विधि के द्वारा श्वसन होता है। एक कोशिकीय जीवों में आपको मैंने जब एनिमल किंगडम पढ़ा रहे थे वर्गीकरण, उस समय हमने आपको बताया था जो एक कोशिकीय जीव थे प्रोटोजोआ संघ के, उनमें अमीबा था, अमीबा, पैरामीशियम था, युगलीना था। ये इन सारे जीवों में क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये श्वसन किस विधि द्वारा करते हैं? विसरण विधि के द्वारा। जो जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछलियों की बात करें, मत्स्य वर्ग, ये जो श्वसन करती हैं वो किसके द्वारा करती हैं? गिल्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या किलोम
गिल्स को ही क्या बोलते हैं, क्लोम बोलते हैं। जलीय जीवों में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा, गिल्स के द्वारा होता है। जो कीट होते हैं, कीटों में जो श्वसन श्वास नली द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा। कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा। और मैमल्स हैं, मैमल्स या स्तनधारी, स्तनधारियों में जो श्वसन होता है वो होता है फेफड़ा के द्वारा, फेफड़ा या लंग्स के द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा होता है। बाकी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो व्हेल है, व्हेल का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में। तो जो व्हेल का प्रमुख श्वसन अंग है वो फेफड़ा ही है, क्योंकि व्हेल को हम किस में रखते हैं, मैमल्स में रखते हैं, स्तनधारी में, ये याद रखना। कई लोगों ने गिल्स या गलफड़ा लगा दिया तो गलत हो जाएगा। जो एविस क्लास है, यानी कि जो पक्षी वर्ग है, इनमें भी श्वसन लंग्स के द्वारा होता है। केचुआ है या जोक है, इनमें श्वसन जो होता है वो त्वचा के द्वारा होता है, किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा। एंड जीवाणु में श्वसन मीसोसोम के द्वारा होता है, एक झिल्ली होती है मीसोसोम, इसी के द्वारा श्वसन होता है। जीवाणुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, मीसोसोम के द्वारा, ये झिल्ली होती है। केचुआ और जोक में त्वचा के द्वारा होता है। पक्षियों में जो श्वसन होता है वो लंग्स के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा। स्तनधारियों में लंग्स के द्वारा होता है। कीट में श्वास नली, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है। जलीय जीव है, मत्स्य वर्ग है, जो पीसिस क्लास है, उसमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, गलफड़ा या गिल्स के द्वारा। और एक कोशिकीय जीव, उनमें श्वसन विसरण विधि के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा। बाकी मेढक को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको देखते हैं। इसका जो श्वसन होता है वो 3 अवस्थाओं में होता है। जब मेढक जन्म लेता है, जब बच्चा होता है, तो उस मेढक को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल, टैडपोल बोलते हैं। जो टैडपोल में जो श्वसन होता है वो होता है गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा। फिर जब मेढक बड़ा हो जाता है तब श्वसन किसके द्वारा होता है, मेढक में श्वसन किसके द्वारा होगा, लंग्स के द्वारा, लंग्स। जब मेढक हाइपरनेशन में चला जाता है, यानी जब मिट्टी के अंदर चला जाता है, यानी निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में, तब जो श्वसन होता है वो होता है त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा, स्किन के द्वारा, टेडपोल में गिल्स के द्वारा, और बाकी लंग्स के द्वारा। मेढक में जब बाहर रहता है तो किसके द्वारा होता है श्वसन, लंग्स के द्वारा। और निष्क्रिय अवस्था में यानी मिट्टी के अंदर चला जाता है तो यह श्वसन स्किन के द्वारा होता है, टेडपोल में गिल्स के द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है। जीवाणुओं में जो श्वसन होता है वो मीसोसोम के द्वारा होता है। देखिए अब हम देखते हैं मानव में श्वसन मार्ग। मानव में जो श्वसन मार्ग होता है वो नासा छिद्र से स्टार्ट होता है। हमारी जो नोज है, यहाँ आपको जो छिद्र दिख रहे हैं दो, उसको बोलते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट आता है, नासा कपाट, नेसल बॉल्व, इसको भी लिख लो, ये लिखा नहीं यहाँ पर, नेसल बॉल्व। नासा छिद्र, नासा कपाट, फर्स्ट कौन सा है, नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके बाद फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, फेरिंग्स लैरिंग्स, ये इंग्लिश में याद रखना, ये इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। फेरिंग्स लैरिंग्स ये क्या है, अभी इसको हम देखेंगे। अभी केवल आप इसको एक बार पढ़ लें जिससे आसानी से याद हो जाएगा। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, फेरिंग्स लैरिंग्स। उसके बाद आता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस एंड एल्वियली। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस एंड एल्वियली। अपनी नोज से स्टार्ट करना है। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके बाद देखिए जो आपकी जो मुख गुहा है उसके अंदर जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल के बीच में ये जो युवला जैसी संरचना ऐसी लटकती रहती है, ये इस तरीके से, इसको युवला बोलते हैं, युवला। उसी के जो पीछे का भाग होता है उसी को हम फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स। उसके बाद आता है लैरिंग्स, ये आपको इमेज दिख रही होगी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो ये आपको 4 याद हो गए कि नहीं हुए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। ट्रैकिया, ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, इस तरीके से ये दोनों फेफड़ों में जाता है, ब्रोंकाई। ये है ट्रैकिया, उसके बाद ये ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये जो ब्रोंकाई है ये कई भागों में ऐसे बट जाता है, ये आपको नजर आ रही होंगी, इसको बोलते हैं ब्रोंक्योलिस।
ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योलिस। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई ब्रोंक्योलिस, और उसके बाद इसको बोलते हैं एल्वियली, वायु कोष्ठक। ये ऐसी संरचना होती है इस तरीके से, गुच्छे की जैसी ये संरचना होती है इस तरीके से, इसको बोलते हैं एल्वियली। उसके बाद रक्त में मिल जाता है ये, और रक्त से ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंच जाता है। तो यही पूरा मुख्य मार्ग होता है, आपको याद हो गया होगा। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपको ब्रोंकाई ब्रोंक्योलिस, ब्रोंकाई ब्रोंक्योलिस, और लास्ट में जाकर के यहाँ पर ये ऐसी संरचना है, इसको एल्वियली, ब्रोंकाई ब्रोंक्योलिस एंड एल्वियली, ब्रोंकाई ब्रोंक्योलिस एंड एल्वियली। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक एक करके किसका क्या काम होता है हमारे शरीर में। फर्स्ट है नासा छिद्र। देखिए नासा छिद्र में हमारे नासा छिद्र होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। इन बालों में धूल के कण फंस जाते हैं, जिससे हमारे अंदर और शुद्ध वायु पहुंच पाती है। हमें हमेशा जो सांस है वो कहाँ से लेनी चाहिए, नाक से ही लेनी चाहिए। नासा कपाट जो होता है इसमें म्यूकस होता है, एक चिपचिपा सा जो पदार्थ होता है म्यूकस, बची हुई जो धूल के कण हैं या और सारी चीजें ये म्यूकस अपने पास रख लेता है। नासा की जो कपाट होती है इसी के ऊपर की ओर ओ फैक्ट्री बॉल पाया जाता है, ओ फैक्ट्री लोब, ओ फैक्ट्री लोब। ये ओ फैक्ट्री लोब नब्स के द्वारा जुड़ के, ओ फैक्ट्री नब्स के द्वारा जुड़ के ये माइंड से जुड़ा होता है। जो ओ फैक्ट्री लोब होता है यही हमें सुगंध का आभास कराता है, सुगंध का। तो आपको नासा कपाट से क्या याद रखना है, यहाँ म्यूकस पाया जाता है जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है, और उसके बाद ओ फैक्ट्री लोब होता है। ओ फैक्ट्री लोब हमें सुगंध का आभास कराता है। नासा छिद्र और नासा कपाट दो के बारे में आप पढ़ चुके। बाकी जो ग्रेसनी है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स में क्या होता है, फेरिंग्स जो होती है ऊपर से कॉमन होती है, ये मुखकुआ से खाना भी यहीं आता है, और जो ऊपर से जो श्वास ले रहे हैं वो भी यहीं आता है, ये कॉमन होती है फेरिंग्स। और जो युगला होती है उसी के सामने की जो संरचना होती है उसी को हम फेरिंग्स बोलते हैं। अब इसको आगे और पढ़ने वाले हैं हम। साथ ही लैरिंग्स है, लैरिंग्स इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। जो हमारी आवाज निकलती है वो कहाँ से निकलती है, लैरिंग्स से ही निकलती है, स्वर तंत्र से। पक्षियों में ये लैरिंग्स नहीं पाया जाता है, पक्षियों में लैरिंग्स की जगह क्या होता है, सैरिंग्स होता है, सैरिंग्स, सैरिंग्स, लैरिंग्स की जगह सैरिंग्स होता है, इसीलिए उनकी आवाज काँव काँव इस तरीके से होती है। देखिए लैरिंग्स पर ही एक संरचना पाई जाती है इपिग्लोटिस, जो हमें श्वास नली और ग्रास नली जो होती है भोजन वाली उससे अलग करती है। अभी आगे देखेंगे उसके बारे में, इपिग्लोटिस के बारे में। इसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया जो होती है ये आपको ये दिख रही होगी, ये ट्रैकिया, ये ट्रैकिया जो होती है ये 10 से 11 सेंटीमीटर की लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है श्वास नली की, वो 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। इसके ऊपर इस तरीके से सी आकार की कॉर्टिलेज पाई जाती हैं, इस तरीके से इसकी रक्षा करने के लिए इसको पकड़ के रखती हैं। कभी हम श्वास नहीं लेते हैं तो ये चिपक ना जाए या कुछ ना हो जाए, तो ये कॉर्टिलेज पाई जाती है। कॉर्टिलेज क्या होती है, मुलायम हड्डी को ही हम कॉर्टिलेज बोलते हैं। तो ये जो कॉर्टिलेज है इसका नाम क्या होता है, हाइलीन कॉर्टिलेज, हाइलीन कॉर्टिलेज, हाइलीन कॉर्टिलेज, कॉर्टिलेज, हाइलीन कॉर्टिलेज। जो ट्रैकिया के ऊपर जो कॉर्टिलेज पाया जाता है उसकी उसका नाम क्या होता है, हाइलीन कॉर्टिलेज। इसको भी याद रखना। यही जो हाइलीन कॉर्टिलेज है ये हमें चोट लगने से, इस ट्रैकिया को दबने से, इन सारी चीज़ों से हमारी मदद करता है हाइलीन कॉर्टिलेज। ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाकर के दो भाग में बट जाती है, दोनों जो फेफड़े हैं दोनों फेफड़े में जाकर के मिल जाती है, दो भागों में बट जाती है। इन भागों को हम ब्रोंकाई बोलते हैं, इन भागों को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। इन्हीं भागों को हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई आगे कई भागों में बट जाता है, उसको ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। एंड उसके बाद एल्वियोली होता है। देखिए एल्वियोली के बारे में आपको कई बातें याद रखनी है, तो एक बार इरेज करते हैं। ये ब्रोंकियोलिस है, ब्रोंकियोलिस, ये ब्रोंकाई था, ये ब्रोंकियोलिस है छोटे छोटे, ये और ब्रोंकियोलिस के ऊपर ये गुच्छे की नुमा संरचना है, ये है एल्वियोली, एल्वियोली।
तो एल्वेली क्या करती है, हमारे शरीर में जो हम सांस लेते हैं उसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं, अभी आपने देखा था। उनमें से ऑक्सीजन को निकालने का काम कौन करता है, ये एल्वेली करती है। यानी फर्स्ट इसका जो काम होता है गैसों का विनियमन करना, गैसों का विनियमन। ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देता है, विनियमन। उसके बाद इसमें आपको सेकेंड चीज याद रखनी है, तो बच्चों में जो निमोनिया हो जाता है, निमोनिया, तो निमोनिया में ये क्या होता है, एल्वेली जाम हो जाता है, इसलिए बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं और कई बार ये खतरनाक हो जाता है, इससे मौत भी हो जाती है निमोनिया में। तो इसमें निमोनिया में क्या हो जाता है, हमारे फेफड़ों की जो एल्वेली है, वायु कोष्ठक है, जो गैसों का विनियमन कर रहे थे, यही जाम हो जाते हैं। उसके बाद टीबी कई बार होती है, टीबी भी फेफड़ों से संबंधित होती है, ट्यूबरक्लोसिस। तो इस टीबी में क्या होता है, टीबी में जो एल्वेली होती है इनमें छिद्र हो जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे जो टीबी के बैक्टीरिया हैं जा करके इनमें छिद्र कर देते हैं। और कई बार इस वजह से जब हम खांसते हैं, तेजी से खांस देते हैं, तो मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। टीबी में एल्वेली में छिद्र हो जाते हैं। साथ ही जब एल्वेली के ऊपर बहुत सारी बलगम जमा हो जाती है तो हमें दमा हो जाता है, बार बार खांसना, दम, बहुत जल्दी श्वास फूलना, ये सारी चीजें होती हैं। जो वायु कोष्ठक हैं ये एल्वेओली, इसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें रक्त होता है और रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेकर के रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऑक्सीजन यदि रक्त में मिल जाए तो रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये जो शुद्ध रक्त है ये हार्ट में पहुंचता है, हार्ट के द्वारा इसको पंप किया जाता है और हमारे पूरे शरीर में जाता है, और ये ऑक्सीजन को देता हुआ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये आकर के ये इसी को दे देता है, एल्वेली को, उसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। इस तरीके से बराबर चलता रहता है। ऑक्सीजन को हम हीमोग्लोबिन तक, हमने ब्लड तक पहुंचा लिया, किसकी सहायता से, एल्वेओली की सहायता से। अब ये ऑक्सीजन का आगे क्या काम होगा इसको हम आगे देखेंगे। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, बाकी आपको जो मानव का जो श्वसन मार्ग है ये याद हो गया होगा। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया दो भागों में बट गया, उनको ब्रोंकाई बोल दिया। और ब्रोंकाई कई भागों में बट जाता है, उसको ब्रोंक्योलिस बोल दिया। और ब्रोंक्योलिस के ऊपर जो गुच्छेनुमा संरचना है उसको क्या बोल दिया, एल्वेली या वायु कोष्ठक। एल्वेली में वायु कोष्ठ थे, इसी में क्या होता है, रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं और रक्त से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और ये हार्ट में पहुंचता है ब्लड, और हार्ट के द्वारा इसको पंप करके पूरे शरीर में भेज दिया जाता है और ये ऑक्सीजन देता हुआ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता हुआ आता है। तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, या करके कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ दे देता है। ये हमारे ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन Hb, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत तेजी से क्रिया करता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलती है, जब हम कोयले को जलाते हैं, हमारी जो रोटी जो फूल जाती है उसके अंदर से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत तेजी से अपक्रिया करता है, बहुत तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और ये जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है धीरे धीरे, जब हम इसी के संपर्क में रहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। धीरे धीरे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमें एकदम बेहोशी सी आने लगती है और कई बार ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है जिससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को जहरीली गैस भी कहा जाता है, ये दम घोंटने लगती है। ये अंगीठी वगैरह है, इनको हम जलाते हैं, इनसे क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही। देखिए एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस इसका मुख्य काम क्या होता है हमारे शरीर में, उसको देखते हैं। कि ये आपकी टंग है, यहां से आपका भोजन आया अंदर, नासा छिद्र, नासा कपाट है, यहाँ से आपकी वायु आना स्टार्ट हुई अंदर, तो ये आकर के यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर इस तरीके से।
तो भोजन तो आपका जाना चाहिए किसमें, ग्रास नली में, ईसोफेगस में, जो स्टमक में जाकर के, आमाशय में जाकर के पहुंचेगा। ये क्या है, ग्रास नली है, ग्रास नली। और इधर की जो लाइन होती है ये है ट्रैकिया, ये है आपकी श्वास नली, श्वास नली। ये दोनों अलग अलग होती हैं, ये बट जाती हैं लैरिंग्स से। लैरिंग्स के ऊपर जो संरचना एक पाई जाती है ढक्कन की जैसी, उसी को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जैसे ही भोजन आता है तो ये है एपिग्लोटिस, ये भोजन आएगा ये तुरंत इसको ट्रैकिया को बंद कर लेगा, तुरंत ट्रैकिया को इधर नीचे करेगा और भोजन इधर ग्रास नली से ऊपर जाएगा। जब हम सांस लेते हैं तो ये ट्रैकिया इधर खुला रहता है और इस तरीके से जाता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हम खाते खाते हमें कभी कभी हिचकी आती हैं, तो वो क्यों आती हैं कि हम इधर उधर का सोचना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि ये जो है एपिग्लोटिस, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा नियंत्रण हो रहा है, यानी हमारे ब्रेन के द्वारा, सीधा आप याद रखो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल हो रहा। जब ब्रेन के द्वारा कंट्रोल हो रहा तो ब्रेन को जब हम इधर उधर लगाते हैं तो ये कई बार ये सही से ऊपर नीचे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपने जो खाना खाया वो आपकी श्वास नली में चला जाता है, ट्रैकिया में। तो आपको एकदम तेजी से क्या, आप हिचकी मारना स्टार्ट कर देते हो, इसको जब जब ऊपर भेज देते हैं, उस भोजन को ऊपर भेज दिया जाता है और हमें तुरंत हिचकी आती है। और कई बार क्या होता है कि हम जब वायु लेते हैं, ये ट्रैकिया इधर ग्रास नली को ना बंद करके हमारी श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे हमारी जो वायु है ये अंदर चली जाती है, किसमें, हमारे आमाशय में जाकर के चली जाती है, ईसोफेगस के रास्ते, जिस वजह से हमें एकदम तेजी से डकार आती है, डकार। ये क्यों आती है आप समझ गए होंगे। तो एपिग्लोटिस मुख्य काम क्या करता है, ईसोफेगस और ट्रैकिया को अलग अलग करने का काम करता है, अलग अलग। ये जो लैरिंक्स के ऊपर पाई जाती है ढक्कन की नुमा संरचना, एपिग्लोटिस का जो काम है वो आप समझ गए होंगे। जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के नीचे ये संरचना पाई जाती है इस तरीके से। ये क्या है, डायफ्राम है। ये क्या करता है, देखिए जब हम सांस लेते हैं तो ये अंदर वायु आती है, उसके बाद ऊपर भी तो भेजना होता है, तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, जिससे सांस हम अंदर लेते हैं बाहर भेजते हैं, अंदर लेते बाहर भेजते हैं। ये काम किसका होता है, डायफ्राम का होता है। और डायफ्राम पाया कहाँ जाता है, ये हमारी बक्षुआ है, हमारा सीना है, और इधर नीचे जाकर के आपका उदर आएगा, यानी पेट आएगा, आमाशय वगैरह, लीवर वगैरह। तो ये बक्षुआ और उदरगुआ दोनों के बीच में पाया जाता है। तो बक्षुआ के नीचे और उदरगुआ के ऊपर, यानी बक्षुआ और उदरगुआ के बीच में पाया जाता है। ये संयोजी ऊतक का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि ये कनेक्ट करके रखता है। साथ ही ये निःश्वसन में 75% योगदान देता है। निःश्वसन क्या है, जब हम बाहर भेजते हैं जो गैसें हैं उनको बाहर भी तो भेजना है, तो बाहर भेजने में कौन काम करता है, ये डायफ्राम काम करता है। डायफ्राम से ऊपर जाएगा तो ये काम करता है। कई बार डायफ्राम टूट जाता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, बाहर नहीं भेज पाते, इससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है एकदम अचानक से। कई बार एक्सीडेंट में लगता है कि चोट तो कहीं नहीं आई लेकिन व्यक्ति की मौत हो गई, तो ये डायफ्राम के टूट जाने से भी हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम फोर व्हीलर चलाते हैं तो हमें सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए, सीट बेल्ट का। क्योंकि जब हम सीट बेल्ट का यूज नहीं करते हैं तो जब 100 की स्पीड में चलती हुई कार डिवाइडर से टकराएगी तो एकदम हैंडल में हम जा कर के, मेरा जो पेट और जो सीना है उसके बीच में जब हैंडल लगेगा तेजी से, तो ये डायफ्राम पर बहुत तेजी से चोट लगेगी, तो डायफ्राम एकदम टूट जाएगा, और डायफ्राम टूट गया तो आप सांस नहीं ले पाओगे, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए सीट बेल्ट का यूज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं फिर किस तरीके से, उनका तो भाई बच्चा यहाँ तक आ जाता है तो डायफ्राम उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, तो वो श्वसन किस तरीके से वो गैस को बाहर भेजती हैं, तो जो इधर जो रिप्स पाई जाती हैं, रिप्स, उनके द्वारा गैसों को बाहर भेजती हैं। तो गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, ये याद रखना। उसके बाद बच्चे के जन्म के बाद ये फिर उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आप डायफ्राम के बारे में समझ गए होंगे।
के बारे में अब हम देखते हैं फेफड़ा के बारे में। फेफड़ा या लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं इनकी ये संख्या में दो होते हैं, दो। एक तो बायां फेफड़ा, एक दायां फेफड़ा। कितने होते हैं? दो होते हैं, बायां और दायां। ये हमारे बक्षुआ में पाया जाता है, यानी हमारे सीना में। फेफड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? सीना में। यहाँ पर ये होता है दिल। ये क्या है? हार्ट है। येलो कलर में जो आपको दिख रहा है ये क्या है? हार्ट है। हार्ट जो होता है ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। तो लेफ्ट की तरफ जब झुका हुआ होता है, ये इस तरीके से, इसका ये क्या है? ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, तो जो लेफ्ट वाला जो लंग होता है वो छोटा होता है, और राइट वाला जो दाहिना फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, तो ये दाहिना वाला फेफड़ा बड़ा होता है, क्योंकि जो हार्ट होता है ये लेफ्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है। फेफड़ा की जो ऊपर ढका रहता है जिस झिल्ली से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। बाकी फेफड़ा को हम पल्मोनरी भी बोलते हैं, फुफ्फुस। फिर फेफड़ा में जाकर के रक्त क्या होता है? ऑक्सीजन मिला देता है, वहां पर रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन किस तरीके से रक्त को ले जाता है, अभी आपको मैंने पीछे बताया था। तो ये फेफड़ा के द्वारा मिल जाता है और रक्त आगे बढ़ता है। बाकी कुछ टेक्निकल वर्ड भी होते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। देखिए, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं उसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, या हम जितनी सांस छोड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है? 500 ml होती है, 500 ml। क्योंकि हम अपनी दम लगा के तो ले नहीं रहे, अपने आप ये चलती रहती है। तो एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितनी सांस छोड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। इसकी मात्रा कितनी होती है? 500 ml या आधा लीटर। और टोटल लंग्स कैपेसिटी, और हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है? हम कितनी सांस को अंदर ले सकते हैं? तो एक बार में ली गई अधिकतम वायु को ही लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। ये लगभग कितनी होती है? 6000 ml या 6 लीटर। 6 लीटर के बराबर हम अपने अंदर सांस ले सकते हैं एक बार में, अगर हम पूरी दम लगा के ले लें तो। ये टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है? 6 लीटर होती है, 6 लीटर। बाकी आपने वेंटिलेटर मशीन का नाम सुना होगा। ये वेंटिलेटर मशीन क्या होती है? ये हमें कृत्रिम सांस देने का काम करती है। वेंटिलेटर मशीन इस तरीके से होती है, जैसे पंप की तरह इसके अंदर संरचना चलती रहती है, और उसी पंप के द्वारा हमारे अंदर क्या, जो नली होती है हमारे फेफड़े तक डाल दी जाती हैं। फेफड़े तक डाल दी जाती हैं, और यहाँ से पंप से लगातार ये पंप होता रहता है, और हमारे अंदर वायु जाती रहती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रही है उसका निर्माण किस तरीके से हो रहा। क्योंकि हम देख चुके हैं कि ब्लड जो था, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन था उसने ऑक्सीजन को ले लिया था। अब ब्लड में ऑक्सीजन मिल चुकी है, ब्लड जा करके प्रत्येक कोशिका को ये ऑक्सीजन देगा, और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ये किस तरीके से होता है अभी हम देखते हैं। देखिए, ये है कोशिका। ये क्या है? कोशिका है। इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। इसके द्वारा कुछ कुछ चीज़ें ही अंदर जा सकती हैं, सब कुछ नहीं जा सकता है। जैसे हीमोग्लोबिन अंदर जा सकता है, ऑक्सीजन अंदर जा सकता है, और सारी चीज़ें अंदर नहीं जाएंगी। बाकी हम कोशिका चैप्टर में आपको सारा कुछ बता चुके हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या है, वैक्यूल्स क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ केवल जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है। ये क्या है? कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में देखिए, जब ब्लड के द्वारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन इसके अंदर पहुंचता है, जैसे ये पहुंचता है तैसे ये कोशिका द्रव 4 एटीपी का निर्माण करता है, 4 एटीपी का। और इसके पहुंचते ही ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होनी स्टार्ट हो जाती है, ग्लाइकोलाइसिस।
देखिए, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और सिंथेसिस वर्ड जो होता है, जैसे प्रकाश संश्लेष, जो संश्लेषण है उसी को इंग्लिश में सिंथेसिस बोलते हैं, उसका अर्थ होता है निर्माण। ये टेक्निकल वर्ड है बायोलॉजी के, इसको याद रखना। जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज ये कहाँ से आया, जब हम पाचन चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय हमने ये देखा था। देखिए, जो इंटेस्टाइन थी उसके द्वारा क्या हो रहा था, जो पचे पचाए भोजन से जो जो भी कार्बोहाइड्रेट थी, वसा थी, जो संबंधित जो भी पोषक तत्व थे, उनको अवशोषित कर करके कहाँ भेज दिया जाता था, लीवर में। यही लीवर से जो ब्लड है, ब्लड अपने साथ इन पोषक तत्वों को ले जाता है। पोषक तत्वों को ले जाने के बाद इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ग्लूकोज है, ये दो भागों में टूटता है। ये ग्लूकोज है, ये दो चीज़ों में टूट जाता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के फलस्वरूप, पायरूविक एसिड में। किसका निर्माण होता है, पायरूविक एसिड का। पायरूविक एसिड का निर्माण होता है, दो पायरूविक एसिड बनाता है। ये कितना बनाता है, दो पायरूविक एसिड। दो पायरूविक एसिड बन गए यहाँ पर, एक और दो, और इसके साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन आ चुकी है। अब ये जो पायरूविक एसिड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे, ये ऑक्सीजन भी अंदर जाएगा। तो प्रत्येक पायरूविक एसिड से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 18 एटीपी का निर्माण होगा। 18 एटीपी, यहाँ से भी 18, यहाँ से भी 18, तो 18 18 टोटल 36 एटीपी बन जाते हैं, 36 एटीपी। ये जो क्रिया हुई ग्लाइकोलाइसिस की, इसमें क्या हुआ, दो एटीपी जो ऊर्जा थी वो खर्च हो गई। दो एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में, अब क्या, दो एटीपी ऊर्जा बच गई, और इधर से 36 एटीपी का निर्माण हो गया माइटोकॉन्ड्रिया से। और दो एटीपी का निर्माण कहाँ से हो गया, जीव द्रव्य से, कोशिका द्रव्य से दो का निर्माण हो गया। और 36 का कहाँ से निर्माण हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो 36 और दो मिलकर के 38 एटीपी बनाएंगे, 38 एटीपी। यही 38 एटीपी से ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। ये जो 38 एटीपी है, इसी से क्या हो जाता है, ऊर्जा का निर्माण। इससे एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज। यही ग्लूकोज से किस तरीके से ऊर्जा बनता है वो अभी आपको बता चुके हैं समीकरण में। 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज बना देते हैं, और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे पहले ये जो ऊर्जा इस तरीके से बनती है, ये देखा था क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने, क्रेब्स। तो ये जो चक्र है ये बराबर चलता रहता है, क्योंकि बराबर हम श्वसन करते रहते हैं, बराबर ऑक्सीजन पहुंचती रहती है, और हमारे शरीर में हजारों लाखों की संख्या में क्या है, कोशिकाएं हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरीके से लगातार ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, और ऊर्जा का जो निर्माण लगातार हो रहा है, इसको देखा सबसे पहले क्रेब्स ने, तो इसी को क्रेब्स चक्र बोला गया। और इससे हमें एक ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा बनती है, 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा बन जाती है केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया से। इस तरीके से कितनी है माइटोकॉन्ड्रिया, लगातार इस तरीके से ऊर्जा बनती रहती है। बाकी बहुत सारी ऊर्जा तो हमारी अंदर पाचन में, श्वसन में, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे माइंड है बराबर चल रहा है, इधर उधर हम कर रहे हैं, काम करते रहते हैं, इनमें खर्च होती रहती है, यानी आंतरिक भाग में भी खर्च होती रहती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ऑक्सीजन जब गया तभी ये पायरूविक एसिड ने 18 एटीपी और 18 एटीपी का निर्माण किया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन हो रहा है वो ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई तो ऑक्सी श्वसन। और जबकि यहाँ जो जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में श्वसन हो रहा था, ये अनऑक्सी हो गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कोई जरूरत पड़ी नहीं हमें। अनऑक्सी श्वसन, इसको क्या बोलते हैं, अनऑक्सी श्वसन। तो जीव द्रव्य का श्वसन होता है उसको अनऑक्सी श्वसन, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है उसको ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप 36 एटीपी ऊर्जा बनती है, 36 एटीपी। और अनऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप 2 एटीपी, क्योंकि दो जो एटीपी थे वो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में खत्म हो गए। तो इस तरीके से 38 एटीपी बनी ऊर्जा। ये 38 एटीपी ऊर्जा मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी। इस तरीके से लगातार ये चक्र चलते रहते हैं, इसी को हम क्रेब्स चक्र बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा था। यही क्या होता है, यही क्रेब्स चक्र होता है।
देखिए श्वसन जो है, अब हम आपको बता दें कि श्वसन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। एक होता है आंतरिक श्वसन, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में कौन भाग लेता है? बाह्य श्वसन में फेफड़ा भाग लेता है, जिसका मुख्य काम क्या होता है? केवल ऑक्सीजन को छांट दे। और आंतरिक श्वसन, जैसे ये ऑक्सीजन किस में मिल जाती है? ब्लड में मिल जाती है, उसके बाद की जो पूरी कहानी होती है उसको हम आंतरिक श्वसन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? कोशिका में। आंतरिक श्वसन कोशिका में होता है, इसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बाह्य श्वसन आंतरिक श्वसन क्या होता है, इसको आप आसानी से आप समझ गए होंगे। बाकी जो श्वसन चैप्टर है ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इससे पहले यदि आपने सेल है या पाचन है इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ लेना, उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का। बाय बाय।